जो से दो प्लग्स है ना, ये दो प्लग्स जो से हैं इसके अंदर कॉटन घुसी हुई है। क्या घुसी हुई है? कॉटन रुई। और ये जो सा शीशे का बना हुआ सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद है। वो सॉल्यूशन क्या है? उसमें वाटर भी है और एक साल्ट भी है जिसे हम कहते हैं पोटाशियम। कोई सा भी साल्ट ले लें, पोटाशियम क्लोराइड ले लें, कोई सा भी एसिड, बेस, एसिड HCl जिसके शुरू में H लिखा हो, वो सारे HCl, H2SO4, जिसके शुरू में H आ रहा है इसका मतलब वो एसिड है। जिसके एंड में NaOH आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है? बेस है। और जिसके एंड में ना ही H आ रहा है ना ही OH आ रहा है, वो क्या है? एक साल्ट है। ठीक है ना। आप इन पांचों में से कुछ भी साल्ट ले सकते हैं, कुछ भी चीज़, एसिड भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, बेस भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, NaCl एक साल्ट है, ये भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। और इसको पानी में मिलाकर इसमें डाल सकते हैं। किसमें? ये शीशे की ट्यूब में, जिसके नीचे यहाँ पर कॉटन घुसी हुई है। और ये कॉटन जो सी होती है, अब ये जो सा सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन का जो सोल्यूशन होता है, ये जो सा साल्ट ब्रिज में जो सोल्यूशन होता है, इसमें H2 होता है प्लस कोई सा भी ले लें, यहाँ पर NaCl ले लें। ठीक है ना। ये सोल्यूशन क्या होता है? ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन, यानी कि उसमें जो उनसे ये साल्ट है, डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम में होता है। किसके? क्रिस्टलाइजेशन के। क्रिस्टलाइजेशन, ओके। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका मतलब क्या? डायनामिक, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर जब आपने H2O और NaCl एक साल्ट ब्रिज में H2O और NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, बीच में यहाँ पर कॉटन ज़रूर लगानी है ताकि सॉल्यूशन जल्दी से बाहर ना निकले। कॉटन लगा देनी है ताकि सॉल्यूशन ना बाहर निकले। ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ये सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, ठीक है ना, आपने ये ख्याल रखना है कि H2O और NaCl का जब आप प्रिपेयर करेंगे ना सॉल्यूशन, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब H2O के अंदर जब आप NaCl डालेंगे ना, यानी कि यार ये देखो यार, ये रिएक्शन हो रहा होगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और प्लस HCl बन रहा है। किसमें? साल्ट ब्रिज में बन रहा है ये। ठीक है ना। जब ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा और क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, ये NaCl क्या हो रहा है? क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है। आपको नज़र आ रहे हैं इसके क्रिस्टल, बाहर से शीशे में आपको क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे बाकायदा NaCl के। आपने उस पॉइंट पे रुक जाना है, थोड़े थोड़े से क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे, उस पॉइंट में रुक जाना है। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन ये दोनों क्या हो गई हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। यानी कि जितनी मिकदार NaCl H2O में ऐड कर, H2O NaCl की मिकदार, जितनी मिकदार ऐड कर रहा है ना अपने अंदर, उतनी ही मिकदार वो क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहा है NaCl की। ठीक है ना। यानी कि H2O NaCl को जितना हल कर रहा है और हल करने के बाद उतनी ही मिकदार NaCl की अपने अंदर से बाहर भी निकाल रहा है और वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम इसमें पैदा हो जाएगा और NaCl के क्रिस्टल्स जो से होंगे ना, वो इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे, इधर ये कॉटन कैंडीज में। ठीक है। यहाँ पर इसे कहते हैं जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाए क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में। ओके, समझ आ गई आपको? मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि दो बीकर हैं। ठीक है। इसका पार्ट 1 भी है, छोटा सा है। ठीक है ना। दो बीकर हैं, दो बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल मुख्तलिफ हैं। एक का मटेरियल जिंक है और जिंक अपने ही साल्ट के सॉल्यूशन जो कि 1 मोलर इसमें मौजूद है। 1 मोलर सोल्यूशन 6वें चैप्टर में हमने पढ़ा है मोलैरिटी में कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, ठीक है ना, आप देख लेना।
टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा। ठीक है ना। 1 मोलर सोल्यूशन हमने तैयार कर लेना। यहाँ पर जिंक सल्फेट के जिंक मेटल अपने ही साल्ट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर अपने ही साल्ट के, कॉपर सल्फेट और ये भी कॉपर है, कॉपर मेटल अपने ही साल्ट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ठीक है ना। अब 1 मोलर सोल्यूशन में डूबा हुआ है। अब ये दोनों जो है सोल्यूशन हैं ये कनेक्ट हैं किससे? साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज एक शीशे की बनी हुई सिलेंडर होता है, शीशे का बना हुआ सिलेंडर होता है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और यहाँ पर 2 कॉटन्स लगे होते हैं जो इस सॉल्यूशन को यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर यानी कि जब ये कॉटन्स नहीं लगे होंगे तो ये सोल्यूशन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो निकलने नहीं देते ये सोल्यूशन को, कॉटन्स जो से यहाँ पर लगे हुए रुई वाले गाले, रुई के गाले या फिर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जालीनुमा सुराख जो उनसे होते हैं ना, जालीनुमा सुराख तो होंगे, उसके ऊपर कॉटन रखी होगी ताकि ये सोल्यूशन बाहर ना आए। यानी कि ये देखिए इसके बिल्कुल एंड में ना ऐसे जालीनुमा सुराख होंगे और इसके ऊपर हमने रुई रखी होगी ताकि वो सोल्यूशन जो उनसे है वो डायरेक्ट बाहर ना आए। ठीक है, समझ आ गई? ये स्ट्रक्चर मैं अब बता रहा हूँ आपको। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए आपस में कनेक्ट हैं। गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर का काम क्या है? गैल्वानोमीटर का काम ये है कि ये क्या काम करता है, ये करंट को देखता है, करंट को मापता है कि करंट कितना बना है। ये सॉल्यूशन में करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो ये देखता है। अब यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कुछ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन की तरफ। अब जिंक है, जिंक जो सा है ये एक इलेक्ट्रोड है। जिंक जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अपने में, जिंक का एटॉमिक नंबर, अब सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। जिंक का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इसका होता है 30, कॉपर में चूंकि 29 होता है। ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर तादाद कम है तो कॉपर जो सी होगी ना, ये कॉपर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगी। जिंक जो सी है ये खींच के नहीं रखेगी अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये होगी वीक। अब कॉपर क्या करेगा? कॉपर इस पर प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका वैलेंस शेल पर, जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव कम आ रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो से होंगे वो खारिज हो जाएंगे। कॉपर इस पर दबाव लगाएगा जिसकी वजह से ये जो सा होगा जिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा ना, है कॉपर है जिंक, कॉपर कहेगा जिंक चल कट 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक जेड़ा है काट देगा, इलेक्ट्रॉन डर जाएगा। ठीक है ना। जब ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना अपने से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, जैसे ये यहाँ पर गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए ना, तो ये कॉपर जो सा है ना, ये वाला कॉपर, ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये कॉपर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन्स ये सोल्यूशन में दाखिल हो जाएंगे। हमें पता है जो सा ये जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इस पर 2+ चार्ज आ गया, जिंक 2+। एक्वस का AQ का मतलब है एक्वस, जो कि पानी के अंदर हल है। AQ एक्वस फॉर्म में है, यानी कि पानी के अंदर चला गया। Zn 2+ जो सा आइन है ना, Zn ये सॉलिड में था, Zn सॉलिड में था, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ये एक्वस में चला गया। ठीक है ना, एक्वस यानी कि पानी के अंदर घुल गया। ठीक है। अब जैसे ये पानी के अंदर घुस जाएगा, Zn 2+ आइन बन जाएगा, तो फिर अगला क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो ये कॉपर जो सा होगा ये कॉपर नहीं लेगा क्योंकि स्टेबल है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कौन लेगा? ये कॉपर सल्फेट। ये देखें जिंक जो सा है, जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट भी है, ये साल्ट जो सा है, ये साल्ट में भी Zn 2+ आयन है और सल्फेट के आयन्स में भी, सल्फेट के आयन्स भी हैं, तो ये Zn 2+ मज़ीद ऐड हो जाएगा जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट में थोड़े बहुत सल्फेट आयन्स तो होंगे, उसके साथ ये Zn 2+ उसके साथ चला जाएगा। ठीक है।
और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो सा कॉपर है ना, ये वाला, ये कॉपर सल्फेट जो सा है, ये दो मज़ीद इलेक्ट्रॉन खा रहे, ये जो सा है, ये कॉपर, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, इसमें भी कॉपर के आयन है और सल्फेट के भी आयन्स हैं। ये क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट आपस में जुड़े हुए थे, तो ये कॉपर सल्फेट आपस में अलहदा हो गए, क्योंकि कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर कहता है जी नहीं यार, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको छोड़ देता हूँ, और साथ ही इलेक्ट्रॉन, जब मिसाल के तौर पर हम चल रहे होते हैं, ठीक है ना, चलते चलते कोई शादी में यहाँ देख लेते हैं, बेशक हमारा पेट भी भरा होता है, हम क्या करते हैं, शादी में जाकर खा लेते हैं, ठूस लेते हैं मरीज पेट में। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट है, इसका भी पेट भरा हुआ था, सल्फेट के साथ इसने आयन बनाया, बॉन्ड बनाया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वो मज़ीद स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो कहता है जी मैं सल्फेट को छोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से लेता हूँ और कॉपर मेटल बना देता हूँ, मैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा, तो वो लालच करता है। कॉपर क्या करता है, ये सल्फेट को परा मारता है, ठीक है ना। कॉपर आयन जो सा होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन और सल्फेट में टूट जाता है। कॉपर आयन जो सा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो से आ रहे थे सॉल्यूशन में, इन्हें लेता है और कॉपर सल्फेट ये कॉपर मेटल बना देता है। ये क्यूप्रस, ये क्या है, ये क्यूप्रस आयन है, कॉपर आयन जो भी कह लो। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में चला गया, यानी कि इसके साथ मिल गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिंक मेटल जो सी होती है, ये आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती है, और ये कॉपर जो सा होता है, ये बढ़ता है, यानी कि कॉपर मेटल है ना, ये मोटा होना शुरू का हो जाता है, फैलना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर बन रहा है, यहाँ पर जिंक डिजोल्व हो रही है, किसमें, जिंक पहले आयन में कन्वर्ट हुआ, आयन जो से वो पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, जिंक आयन पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है, यही हो रहा है ना इसमें। समझ आ गई है आपको। मैं आपको यहाँ पर मज़ीद बता देता हूँ कि जिंक सॉलिड है, ये जिंक सॉलिड में है, यहाँ पर ये जिंक सॉलिड में है, और यहाँ पर क्यूप्रस जो सा कॉपर आयन है वो एक्वस में है, पानी के अंदर है। अब क्यूप्रस आयन है वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, क्योंकि वो कॉपर जो सा है उसका एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगता, वो कहता है जी फारग रहो, इसका वैसे भी एटॉमिक नंबर कम है। एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से वो क्या करता है, ये जो सा क्यूप्रस है, ये कॉपर आयन है, ये करता है क्या है, ये किस पर प्रेशर लगाता है, ये जिंक पर। जिंक को कहता है मैनू 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है उन्होंने। जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो ये जिंक जो सा है होता है, ये 2 जिंक पर 2+ चार्ज आ जाता है, 2+ चार्ज आ जाता है, और कॉपर जो सा है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ये मेटल में कन्वर्ट होता है, और जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में चला जाता है, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में पानी का हिस्सा बन जाता है। पानी है ना, वाटर प्लस जिंक सल्फेट है, यहाँ पर भी वाटर प्लस कॉपर सल्फेट है। समझ आ गई आपको, ठीक है सर, समझ आ गई मुझे। अब यहाँ पर एक और चक्कर ये है कि भाई यहाँ पर आपने ना साल्ट ब्रिज का नहीं बताया। सर साल्ट ब्रिज का क्यों नहीं बताया आपने, मैं आपको बता देता हूँ साल्ट ब्रिज क्या होता है। ये तो आपने सारा सुन लिया होगा। सबसे पहले अब हम बात करते हैं साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, अब ये देखें, ये रिएक्शन हो रहा होता है, इस दौरान क्या हो रहा होता है, जिंक के आयंस बढ़ रहे होते हैं, जिंक 2+ जोन से हैं वो आयंस बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जोन से होते हैं वो जा रहे होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये जिंक से, ये वाले जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इस सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जिंक मेटल का साइज़, ठीक है ना, इतना, यानी कि पहले इतनी बड़ी थी वो कम होकर इतनी हो गई, जिसकी वजह से ये जिंक आयंस जोन से हैं ना, ये किसकी तरफ रुख करते हैं, ये एक्वस की तरफ मूव करते हैं, एक्वस फॉर्म में चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं ये आयंस, ठीक है, समझ आ गई आपको। जिसकी वजह से पानी जो सा है, यानी कि वाटर है, उसमें मज़ीद यानी कि जिंक है, उसमें पहले भी जिंक सल्फेट हल है, यानी कि ये मिलकर ही जिंक सल्फेट बना रहे हैं ना, पहले ही जिंक सल्फेट मौजूद है उसके अंदर, ठीक है ना, और तो गुंजाइश नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है। जिंक सल्फेट पहले से ही मौजूद है, पहले से ही मुकम्मल तौर पर पानी में मौजूद है, हल है, ठीक है ना, पानी में हल है, पानी के मॉलिक्यूल्स ने जिंक सल्फेट को अपने अंदर हल किया हुआ है। अब ये आयंस जोन से हैं, इसके लिए तो गुंजाइश ही नहीं है, तो ये इस पानी के अंदर आयंस फॉर्म में चले जाते हैं।
जब ये आयंस फॉर्म में चले जाते हैं तो पानी का जोन सा वाटर पर पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मैंने आपको वजह बता दी क्यों बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जोन सा है कॉपर के एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खुद नहीं देता, ये जिंक से मांगता है। जिंक को कहता है जी तू मैनू इलेक्ट्रॉन दे, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मैं तो भाई वीकर नहीं हूँ, तू ही वीकर है यहाँ पर। तो ये आपस में कनेक्ट भी हैं, वायर से कनेक्ट भी हैं, इसलिए तो ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू दिए हैं। ठीक ना, वायर के थ्रू इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जैसे ये कॉपर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये क्यूप्रस जोन सा है, इस कॉपर को तो ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ये तो पहले से ही न्यूट्रल है। ठीक है ना, ये पहले से इसके वैलेंस शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन है। ज़रूरत किसे है, इस कॉपर को, देखिए जो इस सोल्यूशन में मौजूद है, कॉपर सल्फेट के इस कॉपर को मौजूद है जिसने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये कॉपर क्या करता है, ये लालच करता है सल्फेट आयन को दफ़ा मारता है, परे धकेल देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेता है। ठीक है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये कबूल करता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये कॉपर मेटल में तब्दील हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है ना, जैसे ही ये सॉलिड में तब्दील होता है तो ये जोन से है, ये वाली मेटल जोन सी थी इसमें कन्वर्ट हो, पहले ये मेटल ऐसी थी, थोड़ी देर बाद ये मेटल फैल जाएगी, ऐसे करके ये फैल जाएगी। क्यों फैल रही है, क्योंकि इसमें कॉपर की मिकदार बढ़ गई है। यहाँ पर जिंक मेटल की मिकदार बढ़ गई, यहाँ पर जिंक मेटल जोन सी है बढ़ी हुई थी। जैसे ही जिंक यहाँ से निकल कर आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो जिंक की मिकदार कम होगी, जिसकी वजह से ये जिंक मेटल जोन सी होगी, ये इसकी मिकदार कम होने शुरू हो जाएगी, यानी कि ये सुकड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, जिंक के आयंस पानी में चले जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से ये वाला चार्ज, कॉपर सल्फेट मिलकर क्या हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट बना रहे थे, अब ये वाला चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, जिसकी वजह से ये सल्फेट आयन जोन से होंगे ये बढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ये बढ़ना शुरू कर देंगे तो इस एक्वा सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब क्या करेगा, करंट जोन सा वो बहना भी रुक जाएगा, क्योंकि करंट जोन सा होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। जैसे ही ये दोनों जोन से हैं वो बढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर करंट जोन सा होगा एक ही मिकदार से बढ़ना शुरू कर देंगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से जिंक जोन सा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन कबूल किए और वो कॉपर मेटल में तब्दील हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन कबूल किए और वो भी कॉपर मेटल में तब्दील हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉपर मेटल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों जोन से हैं वो सेम अमाउंट से, यानी कि यहाँ पर भी सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन उसी मिकदार से बढ़ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन उसी मिकदार से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सा करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट जो सा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, करंट फ्लो तो रुक जाएगा, अब उस करंट फ्लो को रुकने के लिए उस करंट फ्लो को चलाने के लिए, कंटिन्यूस फॉर्म में चलाने के लिए क्या करेंगे हम, ये साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। साल्ट ब्रिज करता क्या है भाई, ये साल्ट ब्रिज करता क्या, साल्ट ना भला क्या करता है, साल्ट इसके अंदर साल्ट है, कौन सा साल्ट है भला, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अब ये करता क्या है, यहाँ पर कॉटन्स हैं तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये सोडियम क्लोराइड टूट जाता है Na++ Cl- में, ये 2 आयंस में टूट जाता है।
अब आपको पता है कि प्लस जो सा है वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव बीकर की तरफ जाएगा, और ये जो सा पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव जो सा है ये नेगेटिव बीकर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव जो सा है ये पॉजिटिव बीकर की तरफ जाएगा। यानी कि जिस बीकर पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा अमाउंट होगी, वहाँ पर ये क्लोराइड आयन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये देखें क्या होगा अब आगे। यहाँ पर चूँकि जिंक है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में जिंक 2+ आयन्स की मिकदार बहुत बढ़ गई है, जिंक 2+ आयन की बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मिकदार बढ़ गई है बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ने की वजह से ये क्या करता है, ये कॉटन जो सी होती है ना, रुई के कॉटन में से छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें से क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ खींचता है। जिंक क्या करता है, ये जिंक 2+ है, यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये जिंक की मेटल जो सी है ये बहुत तेज़ी से जिंक आयंस प्रोड्यूस कर रही है। जिंक आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस यू शेप्ड साल्ट ब्रिज में मौजूद साल्ट पर प्रेशर लगाता है, और वो साल्ट जब आयंस में टूट जाता है ना, तो उसमें मौजूद नेगेटिव चार्ज को, क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोराइड आयन जो सा होगा, इधर क्लोराइड आयन आएगा, छोटे से सुराख बने होंगे, छोटे छोटे से सुराखों में से क्लोराइड आयन बाहर आएगा। क्लोराइड आयन जो सा होगा वो जिंक आयन के साथ मिलेगा, ठीक है ना, और बना देगा जिंक क्लोराइड, जिसकी वजह से ये जो सा है इस पर पॉजिटिव चार्ज की एफिशिएंसी जो सी होगी वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज जो सा होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। 2 क्लोराइड आयन जाते हैं इसके साथ, जिंक क्लोराइड बना देते हैं। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया और जिंक क्लोराइड बन गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो सा वो कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फेट आयंस की तादाद ज़्यादा हो गई है, ये कॉपर आयंस जो सी हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना, कॉपर आयंस तो ख़त्म हो जाएंगे। कॉपर आयंस क्योंकि कॉपर में तब्दील होकर यहाँ इसके साथ जुड़ी जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को कबूल करने के बाद इस कॉपर मेटल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपर मेटल मोटी हुई जा रही है। इस यहाँ पर सल्फेट आयंस की तादाद बढ़ती जा रही है, ये सल्फेट आयंस की तादाद बढ़ती जाएगी। सल्फेट आयंस जो से होंगे ये सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस ही रहेंगे। सल्फेट आयंस की वजह से यहाँ पर नेगेटिव का जो सा है ना, नेगेटिव अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट बढ़ने की वजह से ये नेगेटिव सल्फेट आयंस जो से होंगे ये यू शेप्ड साल्ट ब्रिज के एंड में छोटे छोटे से सुराख होंगे, उसके ऊपर काटन लगी होगी, उन छोटे छोटे सुराखों में से जिंक को अपनी तरफ खींचेंगे, और जिंक कह रहा हूँ सोडियम मेटल को अपनी तरफ खींचेंगे। सल्फेट आयंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सल्फेट आयंस की डेफिशिएंसी, सल्फेट आयंस जो से होंगे वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ेंगे। सल्फेट आयंस जो से होंगे वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आयंस हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, ये रुई के गाले में से के नीचे जो से वो छोटे छोटे सुराख होंगे, वो यू शेप्ड साल्ट ब्रिज में से सोडियम आयंस जो से होंगे वो यहाँ पर बढ़ने होंगे, उसको अपनी तरफ खींचेगा, 2 सोडियम आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो बना देगा Na2SO4, ठीक है ना, ये बना देगा। जिंक क्लोराइड जो सा होगा ये साल्ट है, ये पानी के अंदर हाल नहीं होगा, ये नीचे क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये जिंक क्लोराइड जो सा साल्ट है ये क्रिस्टल फॉर्म में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जबकि सोडियम सल्फेट जो सा होगा ये साल्ट जो सा है ये पानी के अंदर हाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है जो हमारा सारा कन्वोकेशन जो सी है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि ये जो सा एनोड है ना, एनोड पर तो आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों है। ये जो सा मैं डाउन सेल पढ़ा रहा हूँ, डैनियल सेल जो सा है उसमें एनोड और कैथोड पर आपस में एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, वजह यही है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ क्यों वजह है। ये इधर हमें ये पता तो चल रहा है कि ये एनोड है,
ठीक है ना, हमें पता तो चल रहा है, ये देखें ये भी एनोड है, ये भी ये कैथोड है, पता तो चल रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लगाया? नेगेटिव इसलिए लगाया ड्यू टू यू शेप्ड साल्ट ब्रिज। ये जो सा पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन्स यू शेप्ड में मौजूद जो सा साल्ट है NaCl, उसमें से नेगेटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनोड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन एनोड पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्लोराइड है, क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही यहाँ पर क्लोराइड आयन्स आएंगे तो इस एनोड पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आ तो रहा है ना नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एनोड पर हम नेगेटिव चार्ज ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन एंड में क्या हुआ है? एंड में पॉजिटिव चार्ज जो सा होगा, पॉजिटिव चार्ज ने ये यू शेप्ड में से नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला और अपने साथ मिलाकर साल्ट बना दिया। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन्स आने की वजह से एनोड पर नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, एंड में आया ना, और पॉजिटिव गायब हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये कैथोड है, सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन चूँकि पहले ज़्यादा मिकदार में था, नेगेटिव चार्ज था, लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में इस सल्फेट ने ये साल्ट ब्रिज में मौजूद साल्ट है उसको तोड़ा। साल्ट ब्रिज में से जो सा साल्ट है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो सा H2 है उसमें इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से एंड में क्या होगा? ये सल्फेट जो सा होगा यहाँ से Cl नेगेटिव ये सोडियम आयन पकड़ेगा, उसको अपने अंदर हल करना शुरू कर देगा और क्या बना देगा? Na2SO4। एंड में क्या हुआ है? एंड में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, यानी कि साल्ट यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया है, वो एंड में यहाँ से निकला है, यानी उनसे कार्टन में से यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से सोडियम आयन बाहर निकलता है और ये सल्फेट आयन उसको हासिल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस पूरे सॉल्यूशन पर जो सा होगा वो आयन स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। जितने आयन्स यहाँ पर जाएंगे, सोडियम के जितने आयन्स यहाँ पर जाएंगे उतने ही इतने यहाँ पर क्लोराइड आयन यहाँ पर जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों जोन से हैं वहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ये इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गई आपको? एंड में चार्ज ज़्यादा है, फिर उसके बाद जिसकी वजह से यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं तो करंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। यहाँ पर क्या होगा? इधर इस तरफ। एक और वजह भी हो सकती है कि चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जोन से होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ बह रहे हैं, और करंट जोन से है वो कैथोड से एनोड। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें पता चल रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना, हम यहाँ दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, वो हमेशा ये ऐसे याद रखना कि एनोड है ये, ठीक है ना। एनोड पर यहाँ पर भी ओ शेप आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में भी ओ शेप आ रही है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि ये ओ दोनों सिमिलर है। इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर रिडक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इससे हम पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एनोड वाला है, ये कैथोड वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं। जिंक मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है यहाँ पर। अब हमें ये भी पता है कि सर्किट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पता था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया था? हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक पानी के बीकर में डुबोया हुआ था। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। ठीक है, और ये जो सा पॉजिटिव जहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन जो से थे वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते थे, यहाँ पर जाते थे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, एक ही टैंक था,
इसे कहते हैं हम फुल सेल या, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि 2 बीकर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने अपने डिफरेंट सोल्यूशन में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी ये हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, ठीक है ना, जो कि 2 डिफरेंट सोल्यूशंस में डूबे हुए हैं। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही सोल्यूशन में डूबे हुए थे, इसलिए हम कहते थे इसे ये फुल सेल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, ये देखें, ये नेगेटिव से निकलते थे, पॉजिटिव की तरफ जाते थे। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है, पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं तो करंट भी उसी वक्त ही पैदा होता है। दूसरी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट भी उसी वक्त ही पैदा होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। करंट क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। चूँकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मुखालिफ सिमत में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उससे मुखालिफ सिमत में करंट मूव करेगा, ठीक है ना। उससे मुखालिफ सिमत में करंट मूव करेगा, यानी कि इससे मुखालिफ सिमत में, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहाया ना करंट, करंट का यही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहते हैं, ठीक है ना, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं हमेशा। समझ आ गई आपको, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि लोन है, लोन वर्ड है, इससे भी याद कर सकते हैं कि लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी कि लेफ़्ट पर ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन किस में होगी, एनोड में होगी, और उस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से दूसरा जो सा होगा वो इससे उल्ट होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था। अब हम इस हाफ सेल को, ये इस सेल को हम हाफ सेल को कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इस सेल को हम फुल सेल को कहते हैं। इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। यू शेप्ड क्यों होता है मैंने आपको, ठीक है ना, ये भी वजह बताती है कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ये भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जब करंट गुजरेगा ना,